Welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar, who is presenting a set of 25 up-to-date questions on current affairs. This will enhance your capacity in answering BPSC 67th PT exam and many other exams. Now let's come through the set 30 and solve it. Question number 1 देखिए, one sun वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मंत्र किसने दिया? आप सभी जान रहे होंगे इसको, बहुत ही फेमस हो चुका है ये टर्म। तो ये ओबियसली भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया। वन का डी हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें इसका। ग्लासगो में जो COP26 का ये क्लाइमेट से रिलेटेड एपेक्स समिट हुआ, उसमें मोदी ने ऐसा आह्वान किया था कि क्यों न सौर ऊर्जा की विश्वव्यापी ग्रिड बनाई जाए। यह एक दूरगामी सोच है, लेकिन इस पर सभी देश मिलकर काम करें तो भविष्य में इस पर अमल संभव है। अगर विश्व के सारे देश अगले 2 दशक में इस तरीके की ग्रिड का निर्माण करने में जुट जाएं, तो यह पृथ्वी को मानव की एक बड़ी देन होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी का सबसे अधिक दोहन मानव ने ही किया है। इसी अंधाधुंध दोहन के कारण न जाने कितने जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। कहने का मतलब है कि जिस पृथ्वी का दोहन हम लोग किए हैं, उसी पृथ्वी को बचाने में आगे आना होगा। और ये जो सोलर एनर्जी का पहल चल पड़ा है पूरे विश्व में भारत की अगुवाई में, तो अब भारत का ही ऐसा मंत्र है कि एक सूर्य है, एक विश्व है और एक ग्रिड होना चाहिए, ताकि विश्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने का जो मुहिम चला हुआ है, उसमें एक साथ सहयोग हो सके। तो ये हो गया भारतीय प्रधानमंत्री। 2 नंबर देखें, किस देश या देशों के समूह ने पेट्रोलियम और कोयले के उपयोग को सीमित रखने के अपने लिए समय सीमा वर्ष 2060 रखी है? तो ये समय सीमा किस देश का है? चीन का है। भारत तो 2070 तक रखा है, और फिर ये विकसित देश 2050 तक रखा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर देखें, ये एक सर्वे का नतीजा पर आधारित क्वेश्चन है। एक अनुमान के तहत ऐसा खोजा गया है। इसका निष्कर्ष देखिए, 100 ग्राम सब्जी के मुकाबले 50 ग्राम लाल मांस रेड मीट उत्पादित करने में कितना डैश ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है? ये क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल व्यवहारिक है। अब देखें, इसका आंसर हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। आंसर सी होगा इसका। ऐसा एक शोध के अनुसार आकलन किया गया है। बीते 1-1.5 दशकों से इसके पैरोकार बढ़े हैं कि मानव को क्या होना चाहिए? शाकाहारी हो जाना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी मानव पर्यावरण के लिए खतरा है। अब देखिए, विश्व आबादी है एक तरफ, दूसरी तरफ उसका पोषण है। तो पोषण कैसे होता है आबादी का? या तो अनाज लेगा, या फिर अंडा, दूध या मांस लेगा। जो ये अंडा, दूध, मांस कहाँ से मिलता है? पशुओं से मिलता है, जिसे खिलाने के लिए अनाज ही चाहिए, और इसे उगाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। इसका पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब आदमी को शाकाहारी होना एक विवशता हो जाएगा।
4 नंबर देखें, भारत में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से संबंधित कथन सत्य है। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा छाया हुआ है वर्ल्ड के न्यूज़ में, और इसी से संबंधित ये प्रश्न है, भारत में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार से संबंधित। तो ऑप्शन देखें, वर्ष 2015 में आरबीआई ने रोक लगा दी, वर्ष 2018 में आरबीआई ने रोक लगा दी। तो ये ऑप्शन आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट पर ही आधारित है, दो ऑप्शन लिया गया है। तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि आरबीआई इसके कारोबार में प्रतिबंध कब लगाया और सुप्रीम कोर्ट उस प्रतिबंध को हटाया कब, यही 2 पॉइंट जानना है आपको। तो इसमें बी और डी ऑप्शन जो है ये सही है। 2018 में आरबीआई ने रोक लगा दी थी इस कारोबार पर भारत में, और फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया था। तो बी और डी हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा ई, बी सही है और डी सही है। अब देखें, 3 वर्ष पूर्व आरबीआई ने यानी 2018 में बैंकों समेत अपने नियामकीय दायरे में आने वाली संस्थाओं को इस काम से रोक दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फिर हटा दिया इसको। 5 नंबर देखें, थोडेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। ये कहाँ का है, किस देश का? ये तुर्की का है। ये थोडेक्स एक्सचेंज क्यों चर्चा में आया? इसलिए चर्चा में आया कि ये इसी वर्ष 2021 में ही ये एक्सचेंज अपने ग्राहकों का $2 बिलियन ले उड़ा, यानी कि पैसा गबन कर गया। इसलिए बहुत रिस्की चीज़ है ये सब। 6 नंबर देखें, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? ये उत्तराखंड से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस योजना में क्या होता है, माताओं और नवजात बालिकाओं को आवश्यक वस्तुओं की किट दी जाती है। 7 नंबर देखें, कोविड वैक्सीनेशन की 100% प्रथम डोज लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बना। ये भी उत्तराखंड ही है, फर्स्ट डोज में ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। 8 नंबर देखें, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में 2 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ये भी योजना उत्तराखंड में चलाई जा रही है और इसमें पौष्टिक चारा दिया जाता है इस रेट पर। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नौ नंबर देखें, कौन सा देश जीडीपी के बजाय जीएचपी को प्राथमिकता देता है? ये वेल नोन क्वेश्चन है। ये भूटान है ऐसा, जो भौतिक समृद्धि से अधिक आंतरिक प्रसन्नता को महत्व देता है, अर्थात जीडीपी के बजाय जीएचपी। जीएचपी क्या हुआ? ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट को बोलते हैं, या सकल प्रसन्नता दर। ये आंसर इसका भूटान हो जाएगा। दस नंबर देखें, दक्षिण चीन सागर में किस देश द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया गया है? ये और कोई नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी चाइना है। और ये विवाद को हरा भरा रखने वाला देश है। 11 नंबर देखें, T+1 सेटलमेंट से संबंधित है। T+1 सेटलमेंट, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। आंसर इसका भी सी हो जाएगा।
शेयर बाजार। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। T+1 सेटलमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेड और अगला कारोबारी दिन बंदोबस्त। यानी आप जिस डेट में रोजगार कर रहे हैं, शेयर बाजार में लेन देन कर रहे हैं, उसके अगले दिन से भी संबंधित ये बंदोबस्त वाला एक है टर्म T+1 सेटलमेंट। अब देखिए शेयर बाजार इसको 25 फरवरी 2022 से लागू करेगी और स्टॉक एक्सचेंजों से द्वारा T+1 से जुड़ा रोड मैप 8 नवंबर 2021 को पेश किया गया है। हम देखें, वास्तविक लेन देन होने के अगले कारोबारी दिन में सौदे को हर हाल में मंजूरी देनी T+1 सेटलमेंट का लक्ष्य है। इससे शेयर बिक्री के अगले ही दिन खाते में राशि आ जाएगी। शुरुआत में इसमें शेयर बाजार में मार्केट कैप के हिसाब से नीचे की 100 कंपनियों को चुना गया है। मार्च 2022 से इसमें 500 कंपनियों को जोड़ा जाएगा। यह फैसला मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन व डिपॉजिटरी ने लिया है। इस तरह का फैसला, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर कई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, इनलिस्टेड है, तो जिस बाजार में सबसे ज़्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त हुई होगी उसी के आधार पर शेयर की कीमत की गणना की जाएगी। तो ये T+1 सेटलमेंट से जुड़ा ये था व्याख्या। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगर इसमें नहीं आया तो और किसी एग्जाम में आ जाएगा। 12 नंबर तक है, भारत ने वित्तीय समावेशन के मामले में किसे पीछे छोड़ा है? ये बहुत ही शुभ संकेत दिया है, इस तरह का मैसेज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में ज़ोर शोर से हो रहा है। और ये जनधन कार्यक्रम जब चला था उसी समय से जोर पकड़ा है। और देखिए किस देश को पीछे छोड़ा है। ये ABC जो है ऊपर का, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अभी हाल फिलहाल के ये सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया है। तो ये 3 देश भारत से पीछे चल रहे हैं अभी। इसका आंसर होगा कौन? ई हो जाएगा। ABC सही है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। तो ये देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है। ग्रामीण इलाके में बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ बैंक मित्र बढ़े हैं, जिसको बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ये SBI इको रैप का रिपोर्ट है। अब देखें, 2015 में 13.6 बैंक ब्रांच पर 1 लाख एडल्ट्स थे। 2020 में ये बढ़ के 14.7 बैंक ब्रांच पर 1 लाख एडल्ट हो गया। तो बढ़ोतरी हुआ बैंक ब्रांचों में। अब देखें, 2010 मार्च एंड में 34,174 बैंकिंग मित्र एवं रूरल बैंकिंग आउटलेट्स थे। ये दिसंबर 2020 में हो गया 12.4 लाख। इतना बढ़ा है। अब देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है। ये 2015 में 180 ट्रांजैक्शन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हुआ प्रति 1000 एडल्ट पर 180 ट्रांजैक्शन हुआ। और 2020 में ये बढ़कर 13,615 ट्रांजैक्शन पर 1000 एडल्ट हो गया। और ये भी सर्वेक्षण किया गया है कि जिस राज्य में जनधन अकाउंट में कम पैसा है उस राज्य की तुलना में अधिक अमाउंट वाला जनधन खाता वाला राज्य में
क्राइम घटा है। और जिस राज्य में ज़्यादा जनधन अकाउंट खुला है वहाँ पे तंबाकू और शराब थोड़ी कम हुई है, शराब का उपभोग कम हुआ है। तो इस तरह का सर्वेक्षण है, अच्छा है। 13 नंबर देखें, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क दुनिया में सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है या स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है, ये सब पूछेगा। तो ये रीवा में है, आंसर इसका सी हो जाएगा, रीवा। 14 नंबर देखें, सूर्य शक्ति किसान योजना कहाँ चलाई जा रही है? सूर्य शक्ति किसान योजना ये गुजरात में चलाई जा रही है। 14 का बी हो जाएगा आंसर। देखिए, इसमें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और इससे उत्पादित अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प है, जो गुजरात के किसानों को दिया गया है सूर्य शक्ति किसान योजना के अंतर्गत। 15 नंबर देखें, डैश वैश्विक जीडीपी अब नेट जीरो एमिशंस के दायरे में आ गई है, परसेंट पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 90% हो जाएगा, अभी ये हाल है। और ये जो ए नंबर ऑप्शन है 30%, ये 2020 तक था। अब बताइए कि ये COP26 ये जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ, तो इसमें इस तरह का अभी अवेयरनेस आ चुका है कि 90% वर्ल्ड जीडीपी नेट जीरो एमिशंस के दायरे में आ गया है, जबकि 2020 तक मात्र 30% था। तो इसका आंसर डी होगा। 16 नंबर देखें, कार्बन की तीव्रता, ये इंटेंसिटी, कार्बन की इंटेंसिटी पर आधारित प्रश्न है। ये सब भी पूछेगा ही, आज न कल पूछना ही है इसको, क्योंकि क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो भी टर्म है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उससे प्रश्न उठेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। 16 नंबर में यही है, कार्बन की तीव्रता। तो देखें, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्बन के उत्सर्जन को मापती है, ये सही है। विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ ध्यान देना है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्बन के उत्सर्जन को मापती है। बी नंबर तक केवल थर्मल पावर प्लांट की कार्बन को, ये गलत हो गया, केवल लगा हुआ है इसमें। सी देखें, मांग करती है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर इसे कम किया जाए, तो ये सही है। लास्ट नंबर देखें, डी नंबर, अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर इसे अधिक किया जाए, ये गलत है। तो ए और सी इसका सही आंसर है, कार्बन की तीव्रता से रिलेटेड। आंसर इसका ई जाएगा, ए और सी सही है इसमें। 17 नंबर देखें, भारत ने वर्ष 2005-2016 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में डैश की कमी हासिल की है। कितना कमी हासिल किया है जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में? तो ये 25% हुआ है कम, आंसर इसका बी होगा, 25%। ये CSE का अनुमान है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है CSE के अनुसार। CSE क्या हुआ? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो सुनीता नारायण इसके हैं अगवा, उसी के अनुसार 25% हासिल किया है इसकी तीव्रता में कमी के रूप में जीडीपी की। लेकिन अगर आप पर्यावरण मंत्रालय के द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तो उसमें 24% कहा गया है। CSE के अनुसार है, इसलिए 25% आंसर होगा।
18 नंबर देखें, कार्बन की तीव्रता में 45% की कमी लाना भारत का लक्ष्य है, कब तक है? ये सब लाइन याद कर लीजिए, बिल्कुल 2030 तक है। बी होगा आंसर। 19 नंबर देखें, वर्ष 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इसका मतलब है 2030 में हमारा उत्सर्जन 2.88 गीगाटन होगा। ये डेटा भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें बी नंबर देखें, 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। ये सही है। 2030 में हमारा उत्सर्जन इतना ही होगा, 3.48 गीगाटन। और सी देखें, 2030 तक अपने उत्सर्जन में 12% कटौती करेगा। ये गलत है। डी देखें, 2030 तक अपने उत्सर्जन में 22% कटौती करेगा। ये सही है। तो इसका आंसर बी और डी सही है। और देखिए ये ए नंबर ऑप्शन जो है, 2030 में हमारा उत्सर्जन 2.88 गीगाटन होगा। ये डेटा है वर्तमान स्थिति की, यानी कि अभी तक इतना गीगाटन हमारा उत्सर्जन का ये है अनुमान है 2021 तक। तो ये तो 2030 के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। बी नंबर में 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। एक्चुअली उत्सर्जन 2030 तक 4.48 गीगाटन होगा, लेकिन लक्षित कटौती जो है 1 गीगाटन का, इसके बाद 3.48 गीगाटन बचता है, इसलिए ये आंसर सही हुआ बी, 3.48 गीगाटन। तो बी और डी इसमें सही है। इसका आंसर ई जाएगा। और देखिए ये भी CSE का अनुमान है, ये जो डेटा आप देखें, और इसका आधार बनाया गया है पिछले दशक 2010 से 19 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर को। 20 नंबर देखें, वर्तमान में उद्योगों की भारत के उत्सर्जन में हिस्सेदारी है। अब उद्योग कितना उत्सर्जन करता है टोटल में? ये है 25%। ये सब अच्छा प्रश्न था। 21 नंबर देखें, ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस संस्था का नाम दिया हुआ है CSE, CEA, CEEW, IPCC। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी संस्था का ये प्रस्ताव है ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस इस्टेब्लिश करने का। 22 नंबर देखें, सतत कृषि कार्रवाई एजेंडे पर COP26 के पहले हफ्ते के समापन पर भारत समेत कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? ये कुल 27 देश हुए भारत सहित। आंसर ए होगा। ये सतत कृषि कार्रवाई एजेंडा, इस पर हस्ताक्षर हुआ है ग्लासगो में। 23 नंबर देखें, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। इसका प्रमाण है, कुछ टेक्स्ट आधारित प्रश्न भी सेट किए जाते हैं, उसमें आप टेक्स्ट कितना पढ़े हैं उसी का जांच होता है। तो ये लाइन तो बहुत सामान्य लाइन है कि भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। तो इसके एवज में कुछ तो एविडेंस होगा। ए नंबर देखें, कुल उत्सर्जन, वैश्विक उत्सर्जन का केवल 4% होना, ये सही है। और ये बी गलत है, 5% वाला नहीं होगा। 4% कुल उत्सर्जन, वैश्विक उत्सर्जन का 4%। और ये वर्तमान, सी नंबर देखें, वर्तमान वार्षिक GHG उत्सर्जन विश्व की तुलना में केवल लगभग 4% होना, ये भी गलत है।
और डी देखें, वर्तमान वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन विश्व की तुलना में केवल लगभग 5% होना, ये सही है। तो इसका ए और डी सही है ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर भी ई जाएगा। ए और डी सही है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। ये जे.आर. भट्ट साहब हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवाइज़र और साइंटिस्ट हैं, और इस तरह का आंकड़ा भारत की ओर से पेश किए ग्लासगो में इन्होंने 7 नवंबर 2021 को, जहां पर COP26 में 11वां विचारों के साझाकरण, उसको FSW बोलते हैं, विचारों के साझाकरण, उस दौरान भारत द्वारा प्रस्तुत एक द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट होता है, जिसको ये BUR इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट का, वो तीसरा रिपोर्ट इन्होंने पेश किया ये FSW के दौरान। हालांकि इसको फरवरी 2021 में UNFCCC के समक्ष पेश किया गया था, तो उसी दौरान ये डेटा उन्होंने दिया। 24 नंबर देखते हैं, पिछले 7 साल में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता डैश बढ़कर वर्तमान में 45,000 मेगावाट पर पहुंच गई है। कितना गुना बढ़ा है पिछले 7 साल में, यानी जब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है उसके बाद का ये डेटा है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, 17 गुना। ये भी जे.आर. भट्ट के द्वारा कहा गया उसी रिपोर्ट में, द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में। तो इसका आंसर सी होगा, ये बी होगा, 17 गुना। पच्चीस नंबर देखें, भारत में वर्ष 2016 में कुल CO2 इमिशन यानी उत्सर्जन का 15% निम्नलिखित उपाय या उपायों द्वारा वातावरण से हटाया। तो ये बात सही है कि कुछ उपाय किए गए भारत में, जिससे कि वातावरण से CO2 इमिशन को कुछ रिड्यूस किया गया, हटाया गया। ये हालांकि 2016 का ही डेटा है, लेकिन ये भी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में ही बताया गया डाटा है जे.आर. भट्ट के द्वारा। तो इसमें देखें, ये जो उपाय है इस विकल्प में, भूमि उपयोग परिवर्तन, वानिकी, जीवाश्म ईंधन की कीमत वृद्धि, तो ये ऊपर के 3 ऑप्शन सही है। यही उपाय किए गए थे जिससे 15% CO2 इमिशन वातावरण से हटाया गया 2016 में भारत के द्वारा। तो ABC सही है इसका भी आंसर ई जाएगा। भूमि उपयोग परिवर्तन, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। तो इस तरह से आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और ले लीजिए। ये वर्ष 2015 से 19 के बीच वन और वृक्षों के क्षेत्र में 13,031 स्क्वायर किलोमीटर और तटीय क्षेत्रों में पेड़ों और झाड़ियों के क्षेत्र में 235 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो ये सब भी उपाय है CO2 इमिशन को कम करने का। तो आप क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी है वो अच्छा से अध्ययन कीजिए, उससे ढेर सारे प्रश्न उठेंगे। और इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। आगे और सेट लेके आएंगे, तब तक आप इसका रिवाइज करें और अपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे अच्छे प्रश्नों का इजाफा करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिले और आप बूस्टअप हो पाएँ। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।